आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में और छत्तीसगढ़ में उस वक्त क्या क्या घटनाएं घटित हुई उन पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, जहां कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया। अब इसकी घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को। कहाँ हुई? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति और भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना। दो नारे काफ़ी फेमस हुए उस समय, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो या मरो, जो स्वयं गांधी जी ने दिया। अब एक एक करके नज़र डालते हैं छत्तीसगढ़ में हुए घटनाक्रम पर। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय नेताओं की सूची कि कौन कौन से स्थान से कौन कौन से नेता सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे। सीधे सीधे सवाल कभी कभी यहीं से बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रायपुर से कौन सक्रिय नेता थे। त्रेतानाथ तिवारी, भगवती चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री, रामकृष्ण ठाकुर इत्यादि। इसी तरीके बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर शर्मा, कालीचरण इत्यादि। और दुर्ग से रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा इत्यादि। अब देखते हैं पहला घटनाक्रम, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज़ के कुछ ही समय बाद आधी रात को ही घटित हुआ। ये थी छत्तीसगढ़ के नेताओं की गिरफ्तारी। कब हुई? 9 अगस्त 1942। कहाँ? मलकानपुर या अभी का मलकापुर, महाराष्ट्र। घटना क्या हुई थी कि मुंबई अधिवेशन से लौटते वक्त पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, वाई वी तामस्कर इत्यादि छत्तीसगढ़ के नेताओं को मलकापुर में ही अंग्रेज़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक उसी दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 को रायपुर में एक विशाल जुलूस निकलता है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगाए जाते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये? राष्ट्रीय विद्यालय परिसर रायपुर से। घटनाएं क्या क्या हुई? दोपहर को राष्ट्रीय विद्यालय से जुलूस निकला, जो तात्यापारा कंकालीपारा होते हुए शाम 5 बजे गांधी मैदान पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों को अंग्रेज़ी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर उस समय थे R.K. पाटिल और जुलूस के नेतृत्वकर्ता रणवीर सिंह शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नज़र डालते हैं अगले घटनाक्रम पर, जिसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता थे परसराम सोनी तथा B.B. सूर। सहयोगी थे प्रेमचंद वासनिक, डॉक्टर सुरमंगल मिस्त्री, सुधीर मुखर्जी इत्यादि। घटनाएं क्या क्या हुई कि क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए विस्फोटक सामग्री का निर्माण कराया गया। अब शिवनंदन नामक एक मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई, जिस आधार पर 15 जुलाई 1942 को षड्यंत्र में शामिल क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हो जाती है और 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से ये रिहा हो जाते हैं। अगली घटना है रायपुर डायनामाइट केस। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिलख नारायण अग्रवाल। इनके सहयोगी थे ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे और नागरदास बावरिया। घटनाएं क्या क्या हुई कि राजनेताओं को जेल से छुड़ाने के लिए जेल की दीवार को डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई थी इन्होंने। अब एक बार फिर से मुखबिर, जिसका नाम था अविनाश संग्राम, उसने पुलिस को सूचना दे दी। योजना असफल रही और नेतृत्वकर्ता यानी कि बिलख नारायण अग्रवाल और उनके सहयोगी गिरफ्तार होते हैं। अब देखते हैं अगली घटना, जो कि है दुर्ग में आगजनी। कब हुआ? 28 अगस्त 1942। कहाँ पर हुआ? कचहरी, दुर्ग में। नेतृत्वकर्ता थे रघुनंदन सिंगरौल। घटनाएं क्या क्या हुई कि रघुनंदन सिंगरौल कचहरी में आगजनी के लिए संदेह के आधार पर गिरफ्तार होते हैं, पर सबूत के अभाव में रिहा हो जाते हैं।
इसके बाद 5 सितंबर 1942 को एक बार फिर से रघुनंदन सिंगरौल ने जसवंत सिंह के साथ मिलकर नगर पालिका भवन में आग लगा दी। अगली घटना है हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराने की घटना। कब फहराया गया? 9 सितंबर 1942 को। कहाँ? हाई कोर्ट भवन, नागपुर। नेतृत्व करता थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह और उनके सहयोगी थे वल्लभ दास गुप्ता।